पहले आज की हम खास चर्चा ही करने वाले हैं और वो जो हमारी खास चर्चा है वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर है। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल ये शुरू हुई थी, आज इसका दूसरा और आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का जो दिल्ली में चल रही है, आज शाम समापन सत्र को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो सीधे हम इस कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसी में सीधे लिए चलते हैं आपको। उप प्रमुख संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। मित्रों, आप सबको पता है कि हमारी 2 दिवसीय बैठक जो चल रही है उसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हो रही है। आज अभी कुछ समय पूर्व विदेश मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है G20 को लेकर, जिसके बारे में आदरणीय बैजयंत पांडा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आप सबको नमस्कार। भारत की G20 का अध्यक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, जिसको हम भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पिछले 9 सालों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की छवि दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदल गई है। खास करके पिछले 3 साल महामारी के समय, जबकि पूर्व समस्याओं में हम अन्य देशों के मदद पर निर्भर थे उनके मुकाबला करने के लिए, और अब स्थिति ऐसा है कि न केवल हम सबसे बड़ी से बड़ी महामारी को भारत में हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अन्य देशों को मदद हम ही करते हैं। ये G20 से जुड़ा हुआ है क्योंकि G20 ऐसा ग्रुपिंग है 20 देशों का जो दुनिया के अहम मुद्दों पे निर्णय लेते हैं और नैरेटिव को शेप करते हैं। ग्लोबल जीडीपी का 80% G20 देशों में गिना जाता है, ग्लोबल ट्रेड का 75% और आबादी का 60%। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम जितने बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, सबको हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबको स्वागत करती है। ये केवल G20 की डेलीगेट्स नहीं आएंगे, कुछ 14 अहम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वो भी शामिल रहेंगे। 9 अन्य प्रमुख देशों के भी डेलीगेट्स आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विश्वास है कि G20 का अध्यक्षता केवल उनका व्यक्तिगत या भारत सरकार का भूमिका नहीं, पूरा देश का ये एक अवसर बनता है। और जो थीम बनी है वासुदैव कुटुंबकम, कि दुनिया भर की जितनी मुद्दे हैं, जितने समस्याएं हैं, हम सब उसको मिलकर मुकाबला करें। इस थीम तो भारत ने दिखाया है महामारी के समय, और केवल महामारी नहीं, महामारी के बाद अर्थव्यवस्था पर जो आंच आई है सभी देशों पर, अभी पूरी दुनिया भर ये प्रशंसा हो रही है कि अगर कोई देश ने ये अर्थव्यवस्था की स्थिति को सबसे मजबूत रख पाया, वो भारत ही है। हमारी उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ऐसा एक अवसर पूरी देश की जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें आह्वान दिए हैं, तो समाज को इससे जोड़ना है। समाज को जोड़कर भारत को तो शोकेस करना ही है दुनिया को,
और दुनिया भर से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको भी भारत की परंपराएं, भारत की इतिहास और नया भारत के विभिन्न उदाहरण दिखाने के लिए हम कोशिश करें। यह हम कोशिश करेंगे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता जैसे नहीं, हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान से इस जो साल भर विभिन्न जगहों पे 50 से ज़्यादा स्थानों पर 200 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स होंगे, यही एक ऐतिहासिक मामला है। क्योंकि जब अन्य देशों ने G20 का अध्यक्षता करते हैं, कोई 1, 2, 4 जगहों पे ऐसे इवेंट्स करते हैं, तो जो अवसर मिलेगा इतने सारे डेलीगेट्स को विभिन्न भारत के विभिन्न जगह दिखाने के लिए, ऐतिहासिक स्थल दिखाने के लिए, और हमारा नया भारत के जो प्रगति हो रही है, जैसे कि हम वोकल फॉर लोकल, हर जगह की स्थानीय जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और सिविल सोसाइटी को इसके साथ जोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसके लिए तो ऑफिशियल ग्रुप्स तो बने ही हैं, जैसे कि W20 महिलाओं की, साइंस 20, सिविल 20, थिंक टैंक 20, और इसके पैरेलली हम भी प्रयास करेंगे कि जैसे हम उत्साहित हैं करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, देश भर पूरे समाज के सभी वर्ग इसके साथ जोड़ना चाहिए। भारत का, आधुनिक भारत का, हमारे परंपराओं का, इतिहास का, और नया भारत सक्षम हो रहा है विभिन्न विषय में, उसको हम शोकेस करें। इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय विदेश मंत्री इस पर एक वक्तव्य भी रखे हैं और एक स्टेटमेंट भी हम अभी दर्ज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बैजन पांडे जी। अभी आज हमारी बैठक में एक और वक्तव्य गरीब कल्याण को लेकर हुआ है, तो मेरा आदरणीय सुधा यादव जी से आग्रह है कि आप लोगों को उस विषय के बारे में अवगत कराएं। नमस्कार मित्रों, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में बिहार के विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने गरीब कल्याण के ऊपर एक वक्तव्य इस कार्यकारिणी के अंदर रखा है, जिसके मुख्य बिंदु मैं आपके बीच में रख रही हूँ। हम सब जानते हैं कि 8 वर्ष पहले जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को समर्पित सरकार होगी। और आज 8 वर्ष के बाद यदि हम देखें तो गांव को, गरीब को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो उसकी सहयोगी सरकारें हैं, एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने गरीब कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अगर शुरू से इस विषय को देखना चाहूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एक गरीब को ठीक तरीके से रहने के लिए मकान मिल सके, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आई। और खाली आवास देने से बात नहीं बनी, आवास आने के बाद में उसमें बिजली सबको मिले, उसमें पानी सबको मिले, वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, जिसके लिए 5 लाख की बीमा योजना का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ये योजनाएं जो लेकर के आए, पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की योजना, कि उनको स्कॉलरशिप मिले, उसकी संख्या को बढ़ाया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को, यूथ को प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहित के साथ साथ उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं। और स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा मूवमेंट इसी के अंदर खड़ा हुआ कि आज अनेक योजनाएं उसके अंदर चल रही हैं। इतना नहीं, जो काम केंद्र सरकार ने चालू किए थे, वो जहां पर भी एनडीए की सरकारें हैं
उन सब सरकारों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नामकरण के हिसाब से उन कामों को आगे बढ़ाया है। सबने निरोग हम हो सके इसकी योजना को आगे बढ़ाया। हर घर जल इस योजना को हमने आगे बढ़ाया है। कृषक कल्याण के बोर्ड्स बना करके अगर कोई दुर्घटना किसानी करते समय हो जाती है तो उसको मुआवजा मिल सके। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर त्रिपुरा के अंदर चाय बागान के श्रमिक के लिए भी योजना बनाई कि उसके साथ में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको भी उस दुर्घटना के अंदर मिल सके। पेंडेमिक के टाइम में 80 करोड़ परिवारों तक भोजन की व्यवस्था कराना, फूड किट्स को बांटना, और अभी तक भी जो लोग उससे उभर नहीं पाए थे उनको धीरे धीरे फूड दे करके इस सुरक्षा को करने का भी उन्होंने काम किया है। महिलाओं के लिए जहाँ पर लाडली योजनाएं बनाई गई, महिलाओं की सुरक्षा की योजनाएं बनाई गई, महिलाओं की स्वच्छता के लिए सैनिटरी पैड्स वितरण की योजनाएं, ये सब एनडीए की सरकारों में चल रही है। और ये वो सब योजनाएं हैं जो योजनाएं एक गरीब के जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड जहाँ से था वहाँ से वो ऊपर उठ सके और एक अच्छा जीवन जी सके। यूथ के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं। महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने थे उनको मार्केट प्रोवाइड करके उनके सामान का वितरण हो सके, ऐसे मेलों का प्रयोजन करके उनको लाभ मिल सके और उनकी आय बढ़ सके, इस काम को भी करने का काम इन्होंने किया है। उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर टेरेन बहुत टफ है, वहाँ पर निरोग के लिए जो 5 लाख की योजना है उसके साथ साथ उन्होंने हेली एम्बुलेंस योजना भी चलाई है, ताकि एम्बुलेंस उसको कहीं लेकर के जाए तो उसका बोझ भी उस गरीब परिवार के ऊपर ना आए और एम्बुलेंस का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी ताकि वो उसमें उसका लाभ मिल सके। इस तरीके की अनेक योजनाएं अगर हम देखते हैं तो भारत सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं बनाई है और गरीब उत्थान हमारा संकल्प है, इसको लेकर के भारत सरकार काम कर रही है। और इस कल्याण को, गरीबों के कल्याण को अंत्योदय के माध्यम से हम लेकर के जा रहे हैं। अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, ये योजनाएं सरकार के माध्यम से बनी है। और मुझे लगता है कि 8 वर्ष के इस कार्यकाल के अंदर जितना ध्यान गरीबों पर, किसानों पर, शोषितों पर, वंचित पर, एससी, एसटी, ट्राइबल्स, पिछड़े वर्ग के ऊपर सरकार ने दिया है, इतना पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। और जीवन शैली के अंदर ये परिवर्तन हम सब लोगों को देखने के लिए मिला है। ये वक्तव्य सम्राट चौधरी जी ने, जो हमारे विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आज कार्यकारिणी के सामने रखा था, जिसको संक्षेप में मैंने आपके बीच में रखा है। आपका बहुत बहुत आभार। अभी दोनों विषयों पे अगर आपको कोई वक्तव्य पे अनुमोदन नहीं होता, वो सिर्फ स्टेटमेंट है। So, first of all, I would like to say that as the Prime Minister has visualized it, this is a year and full of events for the entire nation. So, as I mentioned earlier, lakhs of our Karyakartas are very excited by this, and they will be helping along by conducting parallel activities, but in their individual capacities and in their social capacities. Many of them are part of various social organizations. The idea is that we must engage society. The idea is that we must engage all sections of society, youth, women. It shouldn't only be restricted to urban areas. The entire country must see how the nation is being viewed. In his speech, the Honorable Foreign Minister, Dr. Jaishankar, dwelled on how the world's view of India has changed in the last 9 years. From looking at us as a developing country that needed our help, for example, at the beginning of the pandemic,
In the G20 meeting itself, there was concern that India would be the only place that wouldn't be able to manage the pandemic. And as it turned out, the G20 partners are full of admiration, as is the world, as to how India has not only managed for itself, but has reached out and helped other nations. This is what we have elaborated in the statement that is being placed by my senior colleague, Ravi Shankar Prasad ji. There are many themes, of course. For example, I've already mentioned about Vasudhaiva Kutumbakam, but also this is the International Year of Millets. And this is something that the Prime Minister himself has been championing. It's very good for public health. It's also very good for the national economy. And we will be attempting to highlight and showcase the use of millets at various events. As I said, it's a mind-blowing number of events, more than 200 events in more than 50 places around the country. There are also other themes. For example, India has the longest track record of a consultative process in public life. It's a mother of democracy, and that is a theme that is getting increasing recognition. So many of the events will be centered around some of these themes. फोकस रहा है पिछले कई सालों में। राहुल गांधी ने आज ये बात उठाई है और शुरुआत इससे करी है कि हिंदुस्तान की 40% जो वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। उन्होंने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो बार बार एक ही विषय को उठाते रहते हैं और इस विषय के वो बाहर नहीं निकलते। वो आंकड़ों को भूल जाते हैं। जब 22 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, वो तो जब जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहे थे तब भी आपत्ति कर रहे थे, लेकिन वही आज लाभ का कारण बना कि पेंडेमिक के टाइम में अगर हमको किसी को सीधे पैसा देना था तो वो सीधे पैसा जाता है। तो भारत सरकार जो काम कर रही है वो वास्तविक रूप में गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। उनका स्टेटमेंट गलत है और वो इन विषयों को गलत उठाते हैं। पब्लिक ओपनली टीएमसी एंड स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बोलना पड़ा है जो पैसे लिए हैं उसको वापस करिए। तो इसको लेकर बीजेपी का क्या? सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। और खासतौर पर दो प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी गई। एक तो जो G20 की अध्यक्षता है भारत की और उससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उसको लेकर प्रस्ताव जो है उसकी जानकारी दी गई, और साथ ही गरीब कल्याण को लेकर एक खास प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो पेश किया गया उसके बारे में भी बीजेपी के नेता जानकारी दे रहे थे। तो इस जानकारी में खास तौर पर ये बात भी सामने आई कि किस तरह से गरीब कल्याण को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, और उस प्रस्ताव में खास तौर पर देश में जो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं, और आगे भी जो भारतीय जनता पार्टी इस बारे में विचार रखती है कि सरकार को और इस बारे में क्या करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है। और इसका क्रेडिट जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार है उसको दिया है कि किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए सरकार योजना चला रही है। और प्रस्ताव में खास तौर पर G20 से जुड़े प्रस्ताव में यह भी बात सामने आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन सभी कार्यक्रमों में भागीदारी करेगी, समर्थन देगी देश भर में होने जा रहे इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान। तो ये सीधा प्रसारण आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दे रहे थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर ये जो 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें जो मुख्य तौर पर इससे पहले हालांकि सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किए गए आज, और कल राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए गए थे, और अब 2 विशेष प्रस्ताव जो कि एक G20 के कार्यक्रमों से जुड़े हुए प्रस्ताव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी G20 के जो कार्यक्रम है उसमें विशेष रूप से अपना सहयोग देने, भागीदारी देने की बात कह रही है। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे साल G20 से जुड़े हुए कार्यक्रम का आयोजन होगा, और इस आयोजन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता पूरी तरह से इसमें समर्थन देंगे और शामिल होंगे। इसको
लेकर के एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। और अब हम इसी विषय पर आज की खास चर्चा करने वाले हैं और इस पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, साथ में नीरज मिश्र जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रोशन लाल गौड़ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, तीनों जुड़ चुके हैं। मैं पहले अपने संवाददाता शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, सबसे पहले हमने देखा कि कल राजनीतिक प्रस्ताव, उसके बाद आज सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव, ये तो प्रायः सब बैठक में, महत्वपूर्ण बैठक में होता है, लेकिन दो प्रस्ताव विशेष रूप से, एक तो G20 के कार्यक्रमों को लेकर और दूसरा गरीब कल्याण को लेकर के, इन दोनों प्रस्तावों के बारे में जरा बताएं कि क्या कुछ खास तौर पर इस बैठक में, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शैलेंद्र जी, देखिए लालचंद्र, हर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की एक थीम होती है और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये थीम है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। और जो आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव आज आया था और कल राजनीतिक प्रस्ताव आया था, ये दो एक तरह से वक्तव्य हैं जो G20 पर और गरीब कल्याण पर रखे गए हैं, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से गरीब कल्याण की योजनाओं पर मोदी सरकार बीते 8 वर्षों में आगे बढ़ी है और किस तरह से गरीबों के खातों में पैसा पहुंचा है। और उद्देश्य ये है सरकार का कि वंचितों को, गरीबों को, उनके लिए काम किया जाए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। और उसमें जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को सामने रखा गया है कि कैसे गरीबों को मदद देने का काम किया गया है। और G20 को लेकर हमने देखा कि जो राजनीतिक प्रस्ताव आया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व की तारीफ की गई थी और ये जो एक विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है कि कैसे कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ा जाना है, कैसे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो भारत की विरासत, संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए। और G20 को लेकर, उसकी अध्यक्षता को लेकर जिस तरह से दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, इसका विस्तार से जिक्र किया गया है, जो ये वक्तव्य सामने रखा गया है। जी बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास। और आपने जैसे जिक्र किया राजनीतिक प्रस्ताव का, नीरज मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से ये संकल्प ले लिया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें तो जीत दर्ज करेंगे ही। जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी उन्होंने कहा है, उनके अध्यक्ष ने, और राजनीतिक प्रस्ताव में भी, कि कहीं पर भी पार्टी को चुनाव हारना नहीं है। लगता है भारतीय जनता पार्टी तो कमर कसी हुई है, वैसे भी हमेशा कमर कसी हुई रहती है, लेकिन आप किस तरह से चुनौती देंगे नीरज जी? तो उसने अगर कहा कि वो आगे चुनाव लड़ेगा और उसको जीतेगा तो वो तो जनता डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन आज देश के सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करते हुए अभी एक किसी ईमानदार पत्रकार ने सुधा यादव जी से एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी बेरोजगारी पर बार बार सवाल करते हैं। उस पर आपने देखा उन्होंने कितना असंवेदनशील जवाब दिया कि हम तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों के अकाउंट में। आप लोगों को खैरात की जिंदगी देना चाह रहे हैं जब लोग आपसे नौकरी मांग रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान था। बाकी जहां तक बात रही इनके राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव पर, मैं 2 टिप्पणियां जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव को निर्मला सीतारमण ने कल आप लोगों के सामने रखा था और उसमें उन्होंने कहा कि पीएम के खिलाफ एक फेक न्यूज कैंपेन चलता है। देखिए कह कौन रही है, जो संसद के अंदर खड़ी होकर झूठ बोल देती हैं कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इस साल के आखिरी हफ्ते में रिपोर्ट आई कि एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो है वो हमारा रुपया है। बांग्लादेश जैसे छोटे से देश के टका के सामने भी हमारा रुपया आज हाफिये भर रहा है। तो देखिए उनकी बात को हम लोगों को नहीं सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वही है जो कहती है मैं प्याज नहीं खाती तो प्याज का रेट बढ़ रहा है तो मुझे उससे क्या सरोकार। ठीक है, दूसरी बात आपने कही, कई बातें आपने कही। हाँ, एक आखिरी बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि जो इन्होंने अभी सामाजिक बात की, जो आर्थिक नीति की, उसमें जिन स्कीम्स की ये बात कर रहे हैं, मेरे पास आंकड़ा है 54 ऐसी स्कीम्स हैं जिसको इन्होंने रीनेम किया है। मैं आपको 1-2 का नाम बता देता हूं।
निर्मल भारत अभियान जो 2013 में शुरू हुआ उसे स्वच्छ भारत मिशन किया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इस तरीके की 54 स्कीम्स जो कांग्रेस ने इस देश को दी होनी चाहिए ना कि भाई आपकी योजनाओं को आपके देखिए हमारी योजनाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। खैर हमारी योजनाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी नियत पर शक है। मैं नीरज जी ये कह रहा था कि आपने जो भी बातें जो भी आरोप लगाए उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी हमारे साथ है नहीं, अगर जुड़ेंगे कोई तो वो जवाब देंगे, लेकिन एक दो बात मैं जरूर कहूंगा क्योंकि वो उनके प्रवक्ता नहीं है तो ये मेरा कर्तव्य बन रहा है। पहली बात आपने कही कि खैरात, मुझे ये बताइए कि क्या जो खाद्य सुरक्षा योजना जो यूपीए लेकर आई थी या जो आज कर्नाटक में प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हर एक महिला के खाते में 2000 रुपए देंगे, जो वादा कर रही हैं, इसे आप खैरात की श्रेणी में मानते हैं क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। केंद्र सरकार की जो नीति है जिसकी वजह से आज आम आदमी की जेब खाली हो गई है, उसको समर्थन देने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम लानी होगी। देखिए बुनियादी सवाल यह है कि देश की जो केंद्र सरकार है अगर वो आपकी जेब से पैसा ना चुराए, चाहे वो पेट्रोल की लूट हो, चाहे गैस सिलेंडर की लूट हो, और अन्य प्रकार से जो आप पर टैक्स लादे जा रहे हैं, अगर ये ना हो तो आपकी जेब में पैसे रहेंगे और ऐसी स्कीम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में स्वाभिमानी नागरिक जो है वो आज नौकरी मांग रहा है, वो आपसे 80 करोड़ फ्री राशन नहीं मांग रहा है। आपको इस बुनियाद को समझना पड़ेगा। ठीक है, अनुजा कपूर जी जुड़ने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो जवाब तो वही देंगी। फिलहाल मैं रोशन जी के पास चलता हूं, लेकिन एक बात जैसे मैंने आपको कही और साथ ही आपने ये कही कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो भरमाने की कोशिश है। आपने रुपए के बारे में भी बात कही नीरज जी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रुपए के परफॉर्मेंस को लेकर के आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, आपने एशिया में सबसे खराब उसका परफॉर्मेंस कहा। हालांकि इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगी जब जुड़ेंगी। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। रोशन जी आप बल्कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, तो उनके पास मैं पहले चलता हूं, उनसे जवाब ले लेता हूं, फिर रोशन जी का रुख करता हूं। तो सबसे पहले मैं रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का। क्या आप जुड़ चुकी हैं मैडम हमारे साथ? लगता है फिलहाल जुड़ी नहीं है। चलिए मैं उनके जुड़ने के बाद उनसे सवाल पूछूंगा। रोशन जी आपसे बात करते हैं। रोशन जी, जिस तरह से प्रस्ताव ये पारित किया गया है और जो राजनीतिक प्रस्ताव में एक बात खास तौर पर कही गई कि विपक्ष नकारात्मक प्रचार कर रहा है, आप ये बताइए कि नीरज मिश्र जी जो बात कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बात में कितना दम है? हालांकि देखिए विपक्ष का सत्ता पक्ष पर आरोप, सत्ता पक्ष का विपक्ष पर हमला, ये तो चलता रहता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसमें आपको ये जो 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है इसमें क्या हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? रोशन जी देखिए, कल बैठक शुरू हुई और बैठक की शुरुआत अध्यक्षीय भाषण से हुआ और उन्होंने पूरे देश की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की चर्चा की और उसके बाद फिर राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ। उसमें भी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर डिटेल से चर्चा हुई और उसमें एक मुद्दा आया जिसका आपने जिक्र किया कि जो नैरेटिव है अपोजिशन की वो नेगेटिव नैरेटिव है। इस पर मेरा मानना है कि अपोजिशन का काम सरकार की आलोचना करना है। अगर कहीं पर कोई गलती होती है, कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार को चेतावनी देना, तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष का मूल कर्तव्य है। लेकिन कुछ बातें हैं उसमें जिसमें सच्चाई है कि केवल नेगेटिव बातें ही लेना ये भी उचित नहीं है। जैसे हमने संसद में देखा, अभी जो पिछला सत्र हुआ था शीतकालीन सत्र या उससे पहले का जो वर्षाकालीन सत्र था, तो कई मुद्दे ऐसे आए जब विपक्ष ने बिना किसी मुद्दे के हाउस को नहीं चलने दिया। तो जबकि विपक्ष का काम है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का, यानी उनको अपनी योग्यता, अपनी जो उनकी भागीदारी क्या है कि जनता की बातों को उठाना है, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो वो बात हमने संसद में भी देखी और जो संसद के बाहर भी जब हम देखते हैं तो ये बात कहेंगे हमें भी महसूस होती है कि
केवल आलोचना करने के लिए आलोचना होती है, जो नहीं करनी चाहिए, जबकि कंस्ट्रक्टिव आलोचना करनी चाहिए कि हम अगर सरकार यहाँ पे गलतियां कर रही है तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो उस राजनीतिक प्रस्ताव पर ये बात हुई। उसके बाद फिर आर्थिक प्रस्ताव पास हुआ, और आज जो 2 प्रस्ताव पास हुए उनमें भी लगभग आपने देखा होगा कि जो सरकार की उपलब्धि है, चाहे गरीब कल्याण को लेकर हुई है, चाहे 80 करोड़ राशन देने को लेकर हुई है, चाहे घर बनाने को लेकर हुई है, तो वो सरकार की उपलब्धियों की जिक्र हुआ है। और जो G20 का है, वाकई इस बात को देखना पड़ेगा हमको कि G20 का बहुत बड़ा एक हमारे पास मौका है कि पूरे साल भर जो कार्यक्रम होंगे, करीबन 200 कार्यक्रम होंगे, हर जिले में, हर राज्य में कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद जब सितंबर 17-18 को 16-17-18 को एक यहाँ पे शीर्ष स्तर पर कार्यक्रम होगा, तो उसमें सारी दुनिया की जो लौटता हूँ आपके पास। अनुजा कपूर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो नीरज जी ने आपके जो प्रस्ताव हैं, राजनीतिक प्रस्ताव, सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव, उसको लेकर के कुछ बातें कही हैं, तो मैं चाहता हूं पहले उसी का जवाब दे दीजिए। आप जो लोगों को सहायता दे रहे हैं उसको उन्होंने एक तो खैरात कहा, हालांकि उस पर मैंने भी कुछ बात कही है, लेकिन आप सबसे पहले उसी पर जवाब दे दीजिए कि क्या आप लोगों को गरीब कल्याण वाला जो प्रस्ताव आपने पास किया आज खास तौर पर, वो खैरात देने के लिए प्रस्ताव पास किया, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। बहुत ही मतलब कि अपमानजनक शब्द इन्होंने यूज किया गरीबों के लिए। आ रहा हूं नीरज जी। ये खुद यूज करते हैं और इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी की तरह, इन्होंने अभी कर्नाटका की तरफ इन्होंने बोला कि हम लोग आने वाले वक्तों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या आप खैरात देते हैं? बड़ी घटिया वोकैबुलरी है कांग्रेस की। इसी के चलते ये आज सत्ता में नहीं है, इसी के चलते। एक और चीज का जवाब दीजिएगा, एक और बात का जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए रुपया जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा, इनको शायद पता नहीं है कि रुपया सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। मेरे ख्याल से उसी रुपया को रशिया और श्रीलंका ने इंटरनेशनल ट्रेड के चलते काम चल रहा है, उसी पर ही आगे चलो। और आगे भी कई जगहों पर हम लोगों ने रुपए को आगे लेकर आ रहे हैं। ये कनेक्ट कर रहे हैं रुपए को अमेरिकन डॉलर के साथ। ये भूल गए कि रुपया बाकी कंट्रीज के साथ भी मिलाकर देखिए सर। तो ये एक आंकना इनको भी करनी चाहिए। ये सिर्फ मुझे लगता है कि हमारे साथ बैठकर इन्हें सिर्फ हंसना आता है, और ये वाकई में ही हंसने की पात्र ही हैं, क्योंकि इनके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है कि जो कुछ ना कर सका वो आज सड़कों पे चल के सिर्फ जर्नी ले रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, और मैं बता रही हूँ आपको। अब नीरज जी का जवाब लेते हैं। नीरज जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पे उतरकर जर्नी लेने की जरूरत नहीं होती। हम जा खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू हो जाती है और रोड शो चालू हो जाते हैं। ठीक है नीरज जी बोलिए अब आप। लालचंद्र जी, मेरी बहन क्योंकि थोड़ी देरी से जुड़ी जी, तो उन्होंने मेरे वक्तव्य को नहीं सुना। हाँ ठीक है। अभी बीजेपी की प्रेस ब्रीफिंग में सुधा यादव जो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, उनसे सवाल पूछा गया कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों के खाते में पैसे देने की योजना बना रहे हैं। तो हमने बात सिर्फ इतनी कही कि देश आज सक्षम होने की बात करता है, आज रोजगार की बात करता है। अच्छा ठीक और है, अब खैरात देने की बात करते हैं। इस पर अनुजा जी का जवाब ले लेता हूँ। ठीक जी, दीजिए जवाब। अनुजा जी इस वाले पॉइंट पर दीजिए जवाब। देखिए, जिस बेरोजगारी की ये बात करते हैं, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में आज इतनी बात बड़े आंख बड़े छाती सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं। पूछेगा इनसे कि इन्होंने डीजल और पेट्रोल के अंदर जाते ही इजाफा किया इन्होंने कि नहीं किया। पूछेगा इनसे कितना किया आपने भाई साहब। आज आप तो लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लालचंद्र जी इस पे जवाब दे देता हूं मैं, क्योंकि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए हिमाचल की जो नई सरकार है, चलिए ठीक है मैडम जवाब ले लीजिए। हिमाचल की जो नई सरकार है, लालचंद्र जी से जवाब ले लीजिए। उसने 3 रुपए डीजल पर बढ़ाया है। आपको पता है वो 3 रुपए क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम आज लागू हो गई। आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, आप सेंट्रल एक्साइज को कम कर दीजिए। ऑटोमेटिकली राजस्थान में भी, हिमाचल में भी और पूरे देश में
पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग चलिए, फिस्कल सवाल- मैनेजमेंट करना सवाल चाहते कही है, हैं। सवाल आपकी कही है, तरह पेट्रोल के लेकिन पैसे बात की फिर चोरी वही है कि करके मिशन आप देश को 2024 के बरगलाती लिए, है मैडम। मिशन 2024 के लिए और 9 राज्यों के लिए भाजपा तो कमर कसती हुई दिखाई पड़ रही है। आप लोगों की तैयारी देखनी है, आप लोग भी तैयारी कीजिए और एक दिलचस्प मुकाबला बनाइए। हम लोग तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए नीरज जी, साथ में अनुजा जी आपका भी जुड़ने के लिए, शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और रोशन जी आपका भी जुड़ने के लिए। समय की कमी थी, नहीं तो इस चर्चा को हम और ज्यादा कर सकते थे और आगे करते रहेंगे।